अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना हम एक ईयरली पास्ट पेपर करेंगे। और ये कौन सा पास्ट पेपर है? ये बेसिकली आपके पास स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन पेपर है। ठीक है, हम कर रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, ओ लेवल मैथ्स। ठीक है, और हम कर रहे हैं P2 स्पेसिमेन पेपर बी। ठीक है, तो हम P2 करेंगे आज। और P2 आपके पास एज यू ऑल नो इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, विद द टाइम बीइंग 2 आवर्स टू सॉल्व इट। सही है। और ये स्पेसिमेन क्योंकि इस साल से सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये स्पेसिमेन इस साल के लिहाज से ही बना हुआ है, ऐसी बात है। ठीक है, फॉर सिलेबस फ्रॉम 2025 का ये स्पेसिमेन है। ठीक है, मतलब इस साल का। ठीक है, क्योंकि इस साल से सिलेबस चेंज हुआ है आपका, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेसिमेन करना। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। लेकिन बिफोर वी बिगिन, आप तीन काम कर लो। नंबर 1, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो हमारे चैनल को। सेकंड, अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी आपने ज्वाइन नहीं की है, इसका मैंने लिंक्स डाली हुई है, ग्रुप्स की डाली हुई लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लो। और नंबर 3 जो है, आखिरी में कमेंट करना नहीं भूलना, और लाइक कर दो अभी। ठीक है, वीडियो को। ये तीन काम आपके हैं, सही है। बाकी सारा मेरा काम है। ठीक है, और इन तीनों काम करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करो। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका इस स्पेसिमेन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये, तो क्या बोल रहे हैं आपके पास कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 0.35। अब देखो, 0.35 का रेसिप्रोकल निकालने के लिए पहले आपको 0.35 को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? मैंने सिखाया है अपने लेक्चर्स में कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। के 0.35 है, पॉइंट हटाया, नीचे 1 आ गया, और पॉइंट के बाद जितने डेसिमल वैल्यूज हैं उतने जीरो आ गए, तो ये क्या हो गया? 35/100। ठीक है, वंस आपने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, अब इसको आप कर दो रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर विल गो अपवर्ड्स एंड न्यूमरेटर विल गो डाउनवर्ड्स। तो ये हो जाएगा 100/35। ये हो गया आपके पास रेसिप्रोकल। तो इसको आप बेसिकली सिंप्लीफाई कर दो। 5 2 10 0, 5 6 30, 5 7 35। तो 20/7 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 20/7 इज योर आंसर। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? पार्ट 2 में कह रहा है कैलकुलेट। अब देखो, ये पूरा सवाल प्योर कैलकुलेटर का है, इसमें आपको कुछ नहीं करना क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो अपने हाथ में पकड़ो कैलकुलेटर और टाइप कर दो बस इसको, इस चीज को टाइप कर दो बस। तो आपने दबाया फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में आ गया 4² -1.9 अपॉन 3.2 -2.6। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 47/2, मतलब 23.5 इज योर आंसर। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है रिगार्डिंग पाई चार्ट। ठीक है, आपको बेसिकली टेबल कंप्लीट करना है। आपको पाई चार्ट दिया हुआ है एक। तो पहले आप एक काम करो, ये जो मिसिंग एंगल है ना, इसको आप फाइंड कर लो। तो आप क्या करोगे, किस तरह फाइंड करोगे? 360 -72 -162, क्या आ जाएगा? ये 126 आ गया डिग्रीज। ठीक है, अब हम इसको टेबल को फिल कर लेते हैं। तो टेबल में क्या फिल करना है आपको? पहले तो आपको ये फिल करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनका क्या है आपके पास एंगल 72 डिग्रीज। तो बहुत इजी यार। देखो, आपको ये गिवन है, ये चीज़ पूरी गिवन है, और इसका ये गिवन है, और ये रिक्वायर्ड है ना। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इन द लेक्चर्स ऑफ रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला बहुत काम का होता है यार, ये बहुत जगह काम आता है, ठीक है। रेट रेशो में भी और यहाँ भी कभी को काम आ गया। किस तरह काम आएगा? आपको पता है भाई कि अगर हम बात कर रहे हैं अडल्ट की, उनका नंबर क्या है? 108। और एंगल क्या है? 162 डिग्रीज। और हमें स्टूडेंट्स का एंगल पता है लेकिन नंबर नहीं पता, एक्स, है ना। तो ये अननोन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। तो अननोन ये हो गया 72 अपॉन नोन 162 डिग्री इंटू इसकी नोन वैल्यू 108 डिग्रीज। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 72 अपॉन 162 इंटू 108। आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 48 नंबर आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 48 डिग्री, 48 सॉरी नंबर, डिग्री नहीं है नंबर। 48 आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन का जो एंगल है वो हम निकाल चुके हैं, 126 डिग्रीज, ठीक है। अब नंबर निकालना है, अगेन वही अप्लाई करेंगे कि हमें अडल्ट का इंफॉर्मेशन गिवन है, 108 नंबर है तो 162 एंगल है। तो अगर चिल्ड्रन की बात करें तो उनका 126 डिग्रीज एंगल है। तो नंबर क्या होगा? अप्लाई कर दो, अननोन अपॉन अपॉन नोन इंटू नोन वैल्यू, अननोन अपॉन नोन इंटू इसकी नोन वैल्यू, ठीक है। तो 126 अपॉन 162 इंटू 108 इज आंसर इज 84। तो 84 इज योर आंसर फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये आपका बेसिकली पाई चार्ट का टेबल कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर है। अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये रिगार्डिंग परसेंटेजेस है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि नेविन एंड एस्थर शेयर सम मनी इन द रेशो दिस। तो नेविन के आपके पास जो शेयर्स हैं वो क्या है? रेशो में क्या है उसका? 5, ठीक है। एस्थर का शेयर क्या है? रेशो 7 दिया हुआ है। तो टोटल टोटल जो शेयर है वो क्या हो गया? टोटल जो मनी है, टोटल जो मनी है वो उसका रेशो क्या हो गया आपके पास? टोटल मनी का 5 + 7 मतलब 12, है ना। तो ये हो गया टोटल आपके पास जो है ना मनी का शेयर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है पार्ट ए में? पार्ट ए में कह रहा है फाइंड नेविन्स शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी। तो नेविन्स का शेयर क्या है हमारे पास? नेविन का शेयर है 5, मतलब 5 उसका रेशो है आउट ऑफ द टोटल 12। 5/12 हो गया। और क्योंकि हमें परसेंटेज में इसको करना है, शो करना है, तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा? 125/3 आ रहा है आंसर, मतलब 41.66%, ठीक है। सिमिलरली पार्ट बी में क्या बोल रहा है? पार्ट बी में कह रहा है कि फाइंड एस्थर्स शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ नेविन्स शेयर। एस्थर का शेयर निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ नेविन्स शेयर। तो 7 ऊपर आएगा क्योंकि एस्थर शेयर मालूम करना है ऑफ नेविन्स शेयर, 7/5। और क्योंकि हमें परसेंटेज शो करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 7/5 इंटू 100, 140%, ठीक है। ये आपका आ गया एस्थर्स शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ नेविन्स शेयर, इस तरह निकालते हैं हम, ठीक है। अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है? पार्ट सी में बोल रहा है कि नेविन्स का जो शेयर है ना उसने हमें दिया हुआ है $160। नेविन का जो शेयर है $160 है। वर्कआउट एस्थर्स शेयर। तो अब देखो बहुत इजी है, ठीक है, कि हमें पता है भाई नेविन का शेयर क्या है? 5। एस्थर का शेयर क्या है? 7, ठीक है। और अब देखो, और टोटल जो मनी है, टोटल जो मनी हम निकाल चुके हैं, टोटल शेयर का जो रेशो है वो क्या है? 12, है ना। ये बताया हमें, सही है। तीन चीजें पता है हमें, सही है। अब उसने हमें नेविन का शेयर का जो अमाउंट थी ना वो दे दी $160। और क्या बोल रहा है? वर्कआउट एस्थर्स शेयर, ये हमें निकालनी है।
तो हम देखो इसमें भी अप्लाई करेंगे अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। किस तरह कि हमें इसकी वैल्यू अननोन है ना, इसकी वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू। ठीक है, तो अननोन हो जाएगा, अननोन हो जाएगा ये। खुद देखो ना, नेविन का जो शेयर था 5, उसकी अमाउंट दी हुई है 160, और हमें एस्थर की गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अननोन अपॉन नोन, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है जब ये नोन आता है, और इसकी नोन वैल्यू, तो 7/5 इंटू 160 इज इक्वल टू 224। ठीक है, 224 इज द शेयर ऑफ, सॉरी इज द अमाउंट ऑफ एस्थर्स शेयर। ठीक है, जब भी मैं आपसे बोल रहा था ये जो फॉर्मूला है ना अननोन अपॉन नोन, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैंने बहुत प्रॉपरली डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में। ठीक है, ऑफ द रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आई होप क्लियर है। क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। 5 क्या बोल रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल सवाल है अलजेब्रा का। 5 इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 17। तो 5 3 15, -5 2 10x हो गया 17, -10x, 15 को उधर भेज दिया, तो 17 - 15 क्या होता है, 2, है ना। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2/-10, मतलब 1/5, मतलब x इज इक्वल टू -1/5, -1/5। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सभी सवाल देखो, क्वेश्चन 6 इसमें क्या बोल रहा है, डायग्राम शोज ट्रेपीजियम ए बी ई एफ ज्वाइन टू अ स्क्वायर बी सी डी। ठीक है, ए बी सी स्ट्रेट लाइन है, और ए बी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए एफ रेशो बी ई दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ द स्क्वायर है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो स्क्वायर है ना, हमें पता है भाई कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर समझ लो, फर्ज करो ये हमारे पास जो स्क्वायर बी सी डी है, उसकी एक साइड एक्स है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया निकालने का, x इंटू x इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमें गिवन एरिया। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 32, है ना। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया x इज इक्वल टू √32, विच इज इक्वल टू 5.657। ठीक है, ये आ गया आपके पास स्क्वायर की साइड। मतलब क्या आ गया आपके पास, आपके पास बी ई आ गया 5.657। ठीक है, और आपको ए एफ रेशो बी ई दिया हुआ क्या है, 3:2। ठीक है, ये रेशो दिया हुआ है, और हमने बी ई की साइड जो है निकाल ली है 5.657। अब हमें जो है क्या निकालना पड़ेगा, ए एफ निकालना पड़ेगा, जो कि एक्स है। अच्छा, क्यों निकालना पड़ेगा ए एफ, क्योंकि इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने मांगा क्या है, उसने मांगा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एंड वी नो कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू हाइट। तो हमारे पास इस ट्रेपीजियम में ये जो दो साइड्स है ना, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हमें इन दोनों की साइड्स का जो लेंथ है पता होना चाहिए। ठीक है, और हाइट हमें गिवन है 7। ठीक है, ये हाइट है ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस हम क्या करेंगे, जब भी हम क्या निकाल लें, ए एफ निकालना हमारा जरूरी है। तो अब ए एफ किस तरह निकालेंगे, बहुत ईजी है। अगेन वही अप्लाई करेंगे, अननोन ओवर नोन इनटू नोन वैल्यू। तो ये हो गया अननोन अपॉन नोन और इसकी नोन वैल्यू। तो 3/2 इंटू 5.657 इज इक्वल टू 8.4855। ठीक है, अब वंस आपने सारी लेंथ फाइंड कर ली,
अब पुट कर दो फॉर्मूले में, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 5.657 प्लस 8.4855 इंटू हाइट जो कि 7 दी हुई है हमें। तो क्या आंसर आ रहा है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5.657 प्लस 8.4855 इंटू 7। तो आपके पास आंसर आ रहा है कुछ 49.5, 49.5 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ रहा है, एरिया आ रहा है ट्रेपीजियम का। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? द टेबल शोज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बस अराइविंग एट मिड टाउन अर्ली एंड अराइविंग एट मिड टाउन ऑन टाइम। अब देखो, जब भी आपके पास वर्ड आए ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या पढ़ा था हमने? इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, ठीक है, ऑफ द बस अराइविंग एट मिड टाउन अर्ली, ऑन टाइम और लेट। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब देखो, हमें पता है भाई कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इज इक्वल टू होती है हमेशा 1 के। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा इज इक्वल टू किसकी होती है? 1 की होती है। तो यहाँ पर 0.1 0.55 दी हुई है, तो इसकी कितनी होगी? हम क्या करेंगे, 1 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.1 माइनस 0.55 विल बी 0.35। तो 0.35 जो आ रही है प्रोबेबिलिटी, वो आ रही है लेट की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पार्ट बी में? ड्यूरिंग 1 वीक 200 बसेस अराइव एट मिड टाउन। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बसेस एक्सपेक्टेड टू अराइव अर्ली। तो अर्ली की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। तो आप 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 0.1 इंटू 200 क्या हो गया? 20। ठीक है, तो 200 में से 20 बसेस के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो आए अर्ली। ठीक है, 20 बसेस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो ये सवाल था प्रोबेबिलिटी का बेसिकली। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो 8, इसमें क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब देखो हेक्सागोन क्या होता है? ऐसा फिगर जिसकी 6 साइड्स हो हमारे पास ना। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन क्या होगा? ऐसा फिगर जिसकी हमारे पास एन जो हो 6 हो, मतलब नंबर ऑफ साइड्स क्या हो? 6। अब देखो, ये बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागोन की। इसका मतलब क्या है? रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, और सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों, और सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो, है ना? ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन आर इक्वल। ठीक है, कोई भी फिगर रेगुलर होता है ना, तो उसके सारे एंगल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है आपस में इक्वल होते हैं। मतलब सारे इंटीरियर इक्वल होंगे आपस में, और सारे एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देखो वी नो कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगॉन, वो क्या होता है? 360। ये हम पढ़ चुके हैं अपने थ्योरी लेक्चर्स में। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर हमें रेगुलर हेक्सागोन का एक सिंगल एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 360/n कर देंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा? इससे हमारे पास क्या आएगा? सिंगल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखो, हमारे हमें बताया हुआ है कि जो बात किसकी हो रही है? हेक्सागोन की बात हो रही है। तो सो वी नो के एन क्या होगा? 6 होगा। तो हम 360/6 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 60। तो ये हमारे पास आ गया, 60 डिग्री आ गया एक एक्सटीरियर एंगल का की वैल्यू। ठीक है, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। आई होप क्लियर है। अब क्या बोल रहा है ये कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन
and part of a regular polygon, the regular hexagon and the regular polygon are joined by a common side। ठीक है, अब देखो, वी नो के क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि हमने रेगुलर हेक्सागोन का जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो हम निकाल चुके हैं। रेगुलर हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, क्या आ रहा है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये रेगुलर पॉलीगॉन है जो पता नहीं है हमें क्या है, ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 40 डिग्री, है ना। तो वंस हमें पता चल गया भाई कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका एक एक्सटीरियर एंगल क्या है, 40 डिग्री है, तो अगेन हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 360/n। ठीक है, लेकिन अब की बार हमें रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल मालूम है, वो क्या है, 40 डिग्री। तो हम इसको 40 डिग्री से इक्वेट कर देंगे। तो ये, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन का एन आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन का हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम है, लेकिन एन मालूम नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स मालूम नहीं है। तो वो निकालनी है हमें, वो तो निकालनी है। तो क्या करेंगे, 360/40 इज इक्वल टू एन, और एन बराबर हो जाएगा 9 के। ठीक है, सही है, आई होप ये क्लियर है किस तरह हमने रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स निकाले। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि एन 9 आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेगुलर पॉलीगॉन था वो क्या था हमारे पास, नोनागॉन। ठीक है, या नैनोगॉन, ठीक है, मतलब ये नैनोगॉन था, ठीक है, बेसिकली जिसकी 9 साइड्स होती हैं। आई होप क्लियर है। अच्छा, ये देखो सवाल नंबर 9, ये सवाल सेट्स का है। आपको दिया हुआ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 से लेकर 12 तक नंबर्स हैं, और कहा हुआ है कि सेट ए जो है वो क्या है, ऑड नंबर का है। तो पहले जब भी आपके पास सेट्स वर्डिंग्स में आए ना, तो आप पहला काम ये किया करो, इन सेट्स को लिख दो नंबर्स की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या है भाई, सेट ए क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होंगे इसमें से, 1 हो गया ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, ये आ गया सेट ए। अब सेट बी क्या बोल रहा है, सेट बी क्या है हमारे पास, कि मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 9 और 12, ये सेट बी आ गया। ठीक है, अब पार्ट ए में क्या बोल रहा है, अब मूव करो क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोल रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में कॉमन है, तो वो हमारे पास 3 हो गया, और हमारे पास, आपका अल्लाह भला करे, 9 हो गया। ठीक है, तो 3 और 9 हमारे पास जो है दो एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पार्ट बी में, यूज द सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सेट 2, 4, 8, 10। अच्छा, अब देखो भाई, 2, 4, 8, 10 क्या है, 2, 4, 8, 10 आप चेक कर रहे हो, 2, 4, 8, 10 एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं, ना ही ये आपके पास आपको मिलेंगे सेट ए में, ना ही आपको मिल रहे हैं ये सेट बी में। ठीक है, 2, 4, 8, 10 ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास ना ही सेट ए में है, ना ही सेट बी में। तो आप क्या करोगे, सेट नोटेशन, ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आ गए ए और बी के, और आप कर दोगे इसको कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी आपके पास एलिमेंट्स 2, 4, 8, 10 आएंगे। ठीक है, क्या किया, पहले हमने देखा भाई कि जो 2, 4, 8, 10 है, ना ही सेट ए में है और ना ही बी में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या क्या मतलब हुआ इसका, सेट नोटेशन में, कि ए यूनियन बी हो रहा है, मतलब ए यूनियन बी में सारे वो एलिमेंट्स आ गए जो ए और बी में, और फिर हमने कर दिया कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसके अलावा जो ए और बी में एलिमेंट्स हैं, उनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, वो आएंगे, वो है 2, 4, 8, 10। तो इस तरह हम लिखेंगे इसको सेट नोटेशन में, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कि 0.0473 को आप लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो किस तरह लिखेंगे, देखो हमने पढ़ा है भाई कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लाई करती है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है,
तो हमें इस पॉइंट को मूव करना पड़ेगा 1 2 4 के बाद यहाँ मूव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4.73 मल्टीप्लाई बाय, और हमने पॉइंट को कितना मूव किया है, हमने पॉइंट को मूव किया है 1 2 प्लेसेस टू द राइट। तो हम, तो जब ये क्या हो जाएगा, -2, 4.73 इंटू 10⁻²। ठीक है। आई होप ये आपको आता है किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, आपको दी इक्वेशन दी हुई है 2.7 इंटू 10⁻⁴ अपॉन सी इंटू डी 10⁻d इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻⁻4। सी और डी निकालना है, तो पहले आपको सी और डी जो एक्सप्रेशन है जिसमें, उसको उधर भेजना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2.7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय सी इंटू डी, सॉरी, सी इंटू 10⁻d। ठीक है, और फिर आप इसको भेज दोगे इस तरफ। तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2.25 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू सी इंटू 10⁻d। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। किस तरह करेंगे कि आपके पास, देखो ये 2.7 डिवाइड हो जाएगा 2.25 से। 2.7 डिवाइड बाई 2.25 क्या बन रहा है हमारे पास, 1.2 बन रहा है, 1.2। और क्योंकि ये सेम बेस है, अब देखो 10⁻⁴ डिवाइड बाय हो रहा है 10⁻⁻4। अब देखो आपके पास सेम बेस है और डिवाइड साइन है बीच में, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10⁻⁴ -4 हो गया, मतलब 10⁸ तो 1.2 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू सी इंटू 10⁻d। अब सी और डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली कंपेयर कर दोगे दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे सी क्या हो गया, बराबर हो गया 1.2 के, और डी क्या हो गया, बराबर हो गया 8 के। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। यही सवाल देखो 11 में क्या बोल रहा है आपसे कि तालिया इन्वेस्ट $1,500 इन a savings account for 4 years. The account pays simple interest at a rate of this per year. Calculate the total interest she receives at the end of 4 years. तो आपके पास जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, क्योंकि बात एयर्स में हो रही है। ठीक है, तो PRT/100 सही है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, $1,500, रेट क्या दिया हुआ है, 2 होल नंबर 1/6। इसको आप कन्वर्ट कर दो इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 13/6 हो गया। ठीक है, तो 13/6% इज द रेट, मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है, टी टाइम 4 years अपॉन 100। तो आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 1,500 मल्टीप्लाई बाय 13/6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टी अपॉन 100 इज इक्वल टू $130 इज दी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत इजी था सवाल ये। अब बात कर रहा है पार्ट बी में कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो क्या बोल रहा है आपसे कि किलियन ऑल्सो इन्वेस्ट $1,500 इन अ सेविंग्स अकाउंट। तो आपके पास पी क्या हो गया, $1,500। ठीक है, द अकाउंट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ R%। तो आपके पास जो है आर क्या हो गया, वो R% ही है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ 5 years तो टी क्या हो गया, बल्कि एन क्या हो गया, 5 years। ठीक है, और जो फाइनल अमाउंट थी, कह रहा है एट द एंड ऑफ 5 years द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1825। मतलब ये थी प्रिंसिपल अमाउंट और ये है फाइनल अमाउंट, ये है फाइनल अमाउंट। मतलब क्या होगा आपके पास, ये फाइनल अमाउंट।
जो कि है 1825। तो आपको पता है भाई फॉर्मूला आर निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 + r/100 की पावर n। ठीक है। फाइनल अमाउंट गिवन है 1825, प्रिंसिपल भी गिवन है 1500, 1 + r निकालना है हमें अपॉन 100, और n भी गिवन है 5। ठीक है। अब इसको किस तरह निकालेंगे? पहले आप 1500 को उधर भेज दो। 1825 डिवाइड बाय 1500, 1825 डिवाइड बाय 1500, 73/60 हो गया, इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर 5। ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना है? इस 5 को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द पावर आप ले लो, आप रूट ले लो ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। ठीक है, किस तरह लोगे? 5 की रूट। ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? ये 5 की रूट को आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 5 रूट के बाहर लिखा आपने, और रूट के अंदर लिखा 73/60। तो 1.04 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 + r/100। ठीक है। तो 1.04 -1 हो गया, 0.04 इज इक्वल टू r/100, और r बराबर हो गया 0.04 × 100, मतलब 4%। तो r बराबर हो गया 4 के। ठीक है। आई होप क्लियर है। अब ये देखो सवाल 12, सिंप्लीफाई करना है। तो ये 5x - 7x, तो पहले 5x - x² कर दो, मतलब 5 - 1, तो ये हो गया 4x², और -7 + 6 -1x, -1 हो गया मतलब -x। ठीक है। तो 4x² - x इज योर आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। और फर्दर पार्ट बी में क्या बोल रहा है? 4x/3y डिवाइडेड बाय 2a/9y। तो ये हो गया 4x/3y मल्टीप्लाई बाय 9y/2a। ठीक है। तो वाई वाई कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ऊपर क्या बचा? 6x अपॉन, नीचे बचा आपके पास a। 6x/a इज योर आंसर फॉर पार्ट बी। आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन। सब ये सवाल देखो 13, क्या बोल रहा है कि इन जून फ्यूल फॉर बस कॉस्ट $0.32 पर किलोमीटर। ठीक है। और इन जून पर डे क्या बोल रहा है? बस ट्रेवल्स 1800 कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इन जून। सही है। तो भाई जून में बस ने ट्रेवल किया है इतना, 1800 किलोमीटर। ठीक है। और पर किलोमीटर उसको चार्ज फ्यूल लगा इतने का, 0.32। तो हम $0.32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 किलोमीटर से, टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। 0.32 × 1800 इज इक्वल टू $576। ये इसको लगी टोटल कॉस्ट इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं पार्ट बी में? इन जुलाई फ्यूल फॉर द बस कॉस्ट $7.5 मोर पर किलोमीटर देन इन जून। अब देखो जून में क्या हुआ है, हमारे पास जून में जो प्राइस थी ना पर किलोमीटर, वो क्या थी? 0.32। ठीक है। तो हम जून की जो प्राइस है ना, जो ओरिजिनल प्राइस है, उसको हम ले लेंगे 100%। वो क्या दी हुई है? 0.32 पर किलोमीटर। ठीक है। तो जुलाई में क्या हुआ? ये प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस थी, वो इतने परसेंट बढ़ गई। मतलब क्या हो गया? 7.5% इंक्रीज आ गया। तो ये हो गया 1.7.5%। क्योंकि 100% में अगर आप 100% में अगर आप 7.5% प्लस करो, तो क्या आएगा? 107.5%।
तो ये थी प्राइस जून की और ये थी जुलाई की। तो 107.5% हो गई किसमें, जुलाई में। और ये पता नहीं है हमें, अननोन है। ठीक है, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, अननोन अपॉन नोन इनटू नोन वैल्यू, अननोन अपॉन नोन और इसकी नोन वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इन द मंथ ऑफ जुलाई जो रेट चल रहा है ना फ्यूल का, वो आ जाएगा 107.5 अपॉन 100 इंटू 0.32। तो $0.344 पर किलोमीटर, ये है आपके पास रेट इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, नाउ वी नो द रेट इन द मंथ ऑफ जुलाई, वी कैन इजीली फाइंड द कॉस्ट इन जुलाई, क्योंकि जुलाई में बस ने 1850 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो अगर हम जुलाई में कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट फ्यूल की, तो क्या बन जाएगी, 0.344 इंटू 1850, 0.344 इंटू 1850, विच इज इक्वल टू $636.4। तो ये आपके पास प्राइस आई जुलाई में और ये प्राइस थी जून में। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्यूल बिटवीन जून एंड जुलाई। तो बहुत इजी है, निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालना है टोटल कॉस्ट का, 636.4 माइनस 576 विल बी योर आंसर। 636.4 माइनस 576, $60.4 डिफरेंस आ रहा है, जो कि आपका आंसर है। आई होप क्लियर है। अब क्वेश्चन 14 देखो। 14 क्या बोल रहा है, ये द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन अ मैप इज 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 365 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में 1:n की फॉर्म में डिनोट करना है। किस तरह करेंगे कि पहले तो आप इनकी यूनिट सेम कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, ताकि यूनिट सेम हो जाए। ठीक है, तो वी नो के देखो 1 किलोमीटर बराबर होता है 100 के, है ना, या 100,000 के। ठीक है, तो हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम क्या कर देंगे, 365 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100,000 से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 7.3 सेंटीमीटर रेशो हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाय 100,000 टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 365 100,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वंस आपके पास ये चीज कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर में, दोनों वैल्यूज। अब देखो मसला क्या है, उसने हमें कहा है कि आपको इस फॉर्म में शो करना है कि आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा हो और यहाँ पे n की वैल्यू आ रही हो, है ना। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 7.3 को डिवाइड कर देंगे 7.3 से ही। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि उसने हमें हमें शो किया हुआ है कि 1 हमें शो करना है। ठीक है, 1:n की फॉर्म में शो करना है ना हमें। तो इसीलिए हम 7.3 को 7.3 से डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि हमने अपने पास से 7.3 को डिवाइड किया है यहाँ पर, तो हम यहाँ भी 7.3 को डिवाइड करेंगे। ये रूल होता है मैथ्स का कि जब भी आप कोई चीज एक जगह पे कर रहे हो ना, अपने पास से ऐड कर रहे हो, तो दूसरी तरफ भी आप अपने पास से वही चीज ऐड करोगे। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 7.3 को डिवाइड किया है अपने पास से, तो हम इसी तरह रेशो के इस तरफ भी 7.3 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये रूल होता है मैथ्स का ना। तो ये एज रिजल्ट क्या हुआ, ये बन गया हमारे पास 1 रेशो, और ये क्या आ गया, निकाल लो आप। 365 100,000 डिवाइड बाय 7.3 इज इक्वल टू 500 5,000
1000। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एन। एन क्या आ गया? 5000, 1000। ठीक है, 6 जीरो है। आई होप क्लियर है। सही है। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है देखते हैं। पार्ट बी में ये बोल रहा है कि द डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ टाउन्स ए बी एंड सी। द टाउन्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट रोड्स। ठीक है। अब कह रहा है द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 70 डिग्रीज। मतलब ये जो आपके पास एंगल है ना, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ये जो एंगल है वो क्या है? 70 डिग्री। अब देखो, अब ऑब्जर्व करो। अब क्या बोला निकालने को? कह रहा है फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। मतलब आपको ये बेयरिंग निकालनी है, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो, ये एंगल निकालने के लिए यू शुड नो दिस एंगल फर्स्ट, है ना। अब देखो, आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पर। ये जो आपके पास जो लाइंस बन रही है ना, नॉर्थ जहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइंस आपस में क्या है? ये लाइंस है पैरेलल। और आपने पढ़ा है कि जब भी लाइंस आपस में पैरेलल हो, आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन में, हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह, कि अगर ये एंगल एक्स होता है ना, तो ये एंगल क्या होगा? 180 - x। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ये आप पढ़ चुके हो इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अगर ये एंगल हमें पता है भाई, तो हम ये एंगल निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लेंगे। किस तरह? 180 - 70, विच इज 110 डिग्रीज। और वंस हमारे पास ये आ गया, तो हम ये भी निकाल लेंगे। किस तरह? 360 - 110। तो 360 - 110 क्या आ गया? 250 डिग्रीज। ये आपकी आ गई बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इसमें आपके पास साफ साफ स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट बी में क्या, पार्ट टू में क्या बोल रहे हैं? द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। मतलब किसकी बात कर रहा है? द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 195 डिग्रीज। इसकी बात कर रहा है। द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, ये आपको दिया हुआ है अब 195 डिग्रीज। ठीक है। एंड एंगल बी सी ए भी आपको दिया हुआ है 113 डिग्रीज। ठीक है। क्या बोल रहा है? फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। मतलब अब की बार आपको बोल रहा है ये एंगल निकालने को, ये पूरा एंगल निकालने को। ठीक है। फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो देखो, ये एंगल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले कौन सा एंगल? हमें निकालना पड़ेगा पहले ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है। अब वो किस तरह निकलेगा ये वाला एंगल? उसके लिए वी वी हैव टू नो दिस एंगल। और ये एंगल हम निकाल लेंगे आराम से। किस तरह निकाल लेंगे? कि भाई हमें पता है कि जो सर्कल का जो टोटल डिग्रीज होते हैं कितने होते हैं? 360। उसमें से हमें ये और ये गिवन है। तो हम 360 में से अगर माइनस कर दें 110 और 195 को, तो हमारे पास क्या एंगल बच रहा है? 55 डिग्री, जो कि हमारे पास हो गया ये एंगल। ठीक है। और वंस हमारे पास ट्राइंगल के दो एंगल्स आ गए, 113 और 55, तो हम ये एंगल भी निकाल लेंगे। इस तरह वी नो के टोटल टोटल सम क्या होता है एंगल्स का इन अ ट्राइंगल? 180। तो हम 180 में से अगर 113 और 55 माइनस कर दें, तो क्या बन जाएगा? 12, 12 डिग्री, जो कि हमारे पास ये आ गया। वंस हमारे पास 12 डिग्री आ गया, तो हमने 70 + 12 कर दिया, विच इज 82 डिग्रीज। तो ये हमारे पास बेयरिंग आ गई ऑफ सी फ्रॉम बी। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह? हम इसको लिखेंगे 082 डिग्रीज। ये आपकी बेयरिंग आ गई ऑफ सी फ्रॉम बी। आई होप आपको ये क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, तो हमने अभी इस स्पेसिमेन पेपर के 14 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह पार्ट टू में हम आगे बढ़ेंगे और मजीद क्वेश्चंस करेंगे
कंप्लीट करेंगे इस पेपर को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 में ऑफ दिस वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक, ठीक है, जो मैंने काम दिए थे 3 स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।